उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। जमीन से जुड़ी है मगर सोच आसमान छूती है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पगडंडियों को रास्ता और रास्तों को मंजिल बना दिया, जो कभी पंचायतों के दरवाजों तक नहीं जा सकती थीं। आज वहीं बैठकर फैसले ले रही हैं, गांव की तकदीर लिख रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी का विशेष कार्यक्रम अपना आसमां और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज हमारे साथ हरियाणा की शिक्षा दीप्त सरपंच भी है, तो राजस्थान की खेल प्रेमी नवाचारशील सरपंच भी। आइए रूबरू कराते हैं आपको उन दोनों खास मेहमानों से, मेरा नाम मेरी पहचान के माध्यम से। नमस्कार, अपना आसमां में मैं हूं हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, ग्राम पंचायत लांबी अहीर, जिला झुंझुनू, राजस्थान से। मैं एक गृहिणी हूं और वर्तमान में सरपंच हूं। जिस प्रकार से घर संभाला है उसी प्रकार से आज पंचायत को भी संभाल रही हूँ। नमस्कार, अपना आसमां में मैं हूँ आपके साथ आरती यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत सलीमपुर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हालांकि मैं देखने में उम्र में छोटी हूँ, बट मेरे पास जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मेरी उम्र के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊँ। बहुत स्वागत आप दोनों का। और इसी के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है नारी शक्ति, जो होम मेकर्स भी हैं और साथ ही अपनी बुलंद आवाज रखती हैं। दिल्ली की आप सभी नारी शक्ति का मैं वंदन करती हूं और अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सफर की, संघर्ष की। और जैसा कि आपने कहा आरती जी कि उम्र मेरी छोटी है लेकिन हौसला मेरा कम नहीं, तो निश्चित रूप से आपके सफर की शुरुआत करेंगे। एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट सरपंच, आज कैसे देखता है गाँव, कैसे शुरुआत हुई सरपंची की ओर, कैसे बढ़े आपके कदम? थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। वेलकम मैम। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरा कोई इरादा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी इस मंच पे। स्टार्टिंग में क्या था कि मेरे पापा हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिला हुआ है पंचायत में, तो हमारे पंचायत में महिला सीट आई, तो मेरे पापा अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और मेरी मदर भी नहीं लड़ सकती थी। तो उन्होंने फिर एक तरीके से ना, उन्होंने मतलब वो थोड़ा डिमोटिवेट हो गए कि मतलब इतने टाइम से सोच रहे थे और फिर नहीं हो पाया। तो मेरी मदर ने कहा कि क्या हो गया, बेटी तो है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से इलेक्शन लड़वा रहे और करोगे आप सरपंच। क्या बात है, ये नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हालांकि मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है, कैसे करना होता है। आप सपोर्ट करना, बिल्कुल मेरे साथ रहना हर जगह पे, बट फेस मैं हूँ तो काम भी मैं ही करूँगी। तो मैंने इलेक्शन लड़ा और अनफॉर्चुनेटली पहला मैंने इलेक्शन लड़ा 21 की जब मैं थी, और मैं वो हार गई। हार का कारण ये था कि अपनों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि अपने साथ नहीं देते जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले वही हटते हैं। तो जब इलेक्शन हार गए तो मैं भी बहुत वो हो गई, थोड़ा गांव वाले कहते थे कि मतलब ना ये कल की आई लड़की अब हम पे राज करेगी क्या, अब ये बताएगी कि कैसे क्या काम करना है। कल की छोरी है, आज मतलब हमें वो सरपंच बन के और वो दिखाएगी हम पे, वो करेगी, हुक्म चलाएगी। तो पहला इलेक्शन में हार गई। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे नेक हो और दिल साफ हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। कॉलेज में थी उस टाइम पे, मैं मास्टर्स कर रही थी। वहाँ पे जो सब जैसे साथी होते थे पढ़ने वाले मेरे साथ, सब मजाक उड़ाते थे मेरा। कहीं पे जा रही हूँ तो फिर कहते थे कि फिर इलेक्शन हार जाएगी, जाके वोट मांगने की प्रैक्टिस कर। कहीं पे कैंटीन में बैठी हूँ तो वहाँ भी वो यही कहते थे, और मैं मुस्कुरा के बस एक ही जवाब देती थी कि क्या हुआ, एक बार हार गई तो। हारने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, मैदान में उतरने के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, तो 6 महीने के अंदर ही दोबारा इलेक्शन हो गया गांव में, बाई इलेक्शन।
वो फिर से मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं पहली बार बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। लोगों के ताने सुन सुन के भी मुझे बहुत निराशा हुई कि मैंने एक अच्छी सोच रखी कि मैं गांव में कुछ बदलाव लेके आऊँ, भगवान ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। तो पर मेरी मदर ने और मेरे फादर ने बोला कि क्या हो गया, दूसरा मौका मिल रहा है, क्या पता आगे मिले ना मिले, फिर तो 5 साल पे बात गई ना, तो एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, क्या पता भगवान सुन ही ले। तो दोबारा इलेक्शन लड़ा और भगवान की मेहर हुई कि मैं जीत गई। तो यहाँ से शुरुआत हुई फिर काम करने की। बिल्कुल, और निरंतर काम कर रहे हैं और गांव वालों को दुगने जोश और दुगने गर्व के साथ आपने भरने का मौका दिया जब आप सरपंच बनने के बाद गोल्ड मेडल जीत कर आई। क्योंकि आप सरपंच रही और मुझे लगता है कि 5-6 महीने गुजर चुके थे, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो समाप्त हो चुकी थी। जब आपका रिजल्ट आया, आपके हाथ में गोल्ड मेडल आया, तो पूरे गांव ने उसका जश्न मनाया। जी मैम, पूरे गांव वालों को इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। और सब मुझे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, नहीं बननी थी। तो अब जैसे बच्चे हैं वो भी देख के मोटिवेट होते हैं, जो पेरेंट्स है वो सोचते हैं कि ये इतनी पढ़ी लिखी है, पढ़ाई में भी अच्छी रही है, गोल्ड मेडल मिला है, तो वो कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा गोल्ड मेडल मिला ना तो गांव में रिस्पेक्ट और बढ़ गई। तो अब गांव वाले ना मतलब बात को थोड़ा और ध्यान से सुनते हैं कि भाई पढ़ी लिखी है, नॉलेज है इसको, तो कुछ कह रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, तो वो साथ देते हैं कि मेरा चलो एक्सपीरियंस कम है लेकिन गांव में बहुत सारे लोग हैं, बड़े हैं, जिनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से उनसे सीखती हूँ। और जो फैमिली है वो पूरा सपोर्ट करती है, मैं साथ उनके मिलके और काम कर रही हूँ। मतलब जो लोग एक ज़माने में कहा करते थे ये छोरी हम पर राज करेगी, वो आज ये कहते हैं हमारी छोरी किसी से कम है के। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नीरू जी, आपके पास मैं आऊँगी। हॉकी की छड़ी हाथ में लिए मैदान में गोल की तरफ आपका हमेशा लक्ष्य रहता था, ध्येय रहता था, वहाँ से कैसे सफ़र ने यू टर्न लिया और आप सरपंची की ओर आ गई? देखिए, मैंने कभी भी पॉलिटिक्स में जाने का या सरपंच बनने का मैंने कभी नहीं सोचा था। वो जो आया वो एकदम अचानक से हुआ। मैं आपको बता दूं, खेल की बात तो मैं स्कूल टाइम में खेली, मेरा रुझान था खेल के प्रति काफ़ी, लेकिन मेरी फैमिली है वो पूरी एजुकेशन लाइन से है, मम्मी पापा, और तो उनका तो एक ही सपना था, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में एमएससी हूँ, बीएड हूँ, एमएड भी मैंने किया है, तो उनका तो एक ही सपना था कि हमारी बेटी है वो एक अच्छी टीचर बने। तो उन्होंने, और वही सपना मैंने भी देखा था। और जब 2013 में शादी हुई और शादी होकर के मेरा मायका हरियाणा के अंदर है, और शादी होके जब मैं राजस्थान के एक गांव के अंदर आई, मेरे ससुराल का नाम लांबी अहीर है, उस ढाणी के अंदर जब मैं आई तो वहाँ पर आने के बाद मैंने गांव को बहुत करीबी से देखा कि गांव ढाणियों में किस प्रकार से महिलाएं रहती हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर एक घूंघट प्रथा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बात को खुलकर बोलती नहीं है, घूंघट के अंदर रहती हैं। तो वो सारा परिवेश मैंने देखा, और उस समय अचानक से एक ये विचार मेरे मन में आया कि क्योंकि मैं गांव के अंदर रह रही हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे गांव के अंदर, मेरे ससुराल के अंदर, एक मैं गृहिणी हूँ, घर को संभाल रही हूँ, तो क्यों ना मैं एक पंचायत के अंदर भी एक बदलाव लेके आऊँ, सरपंच का मैं चुनाव लड़ूं, मेरे गांव की महिलाओं की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मैं बात करूं, वो अपनी समस्याओं पर खुलकर के बात करें, वो खुलकर के सामने आए, वो पंचायत में आए, अपना काम करवाएं, तो उनको एक आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़े। तो एक ऐसा मेरे अंदर विचार, एक सोच एक ऐसी आई कि मुझे इस चीज़, क्योंकि मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का ये डिसीजन था कि मैं नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझ पर फैमिली की जिम्मेदारियां थी। तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और जब ये विचार मेरे मन के अंदर आया और अपने परिवार को जब मैंने इस चीज़ के बारे में बताया, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली इस चीज़ के लिए मानती हूँ कि मेरे परिवार ने बहुत मेरा इस चीज़ में साथ दिया, और उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ वो खड़े रहे कि अगर तुमने फैसला लिया है बहुत अच्छा है, और अगर तुम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर अगर बदलाव लेके आना चाहती हो तो हम पूरी तरीके से तेरे साथ में हैं, और तुम आगे बढ़ो और हम तेरा पूरा साथ देंगे। और मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। अगर प्रत्येक मेंबर की अगर मैं बात करूं, सभी ने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। और फिर मैंने चुनाव लड़ा सरपंच का, और सरपंच का जब मैं चुनाव लड़ा, और मैंने पहली बार ही चुनाव लड़ा और मैं पहली बार में ही जीत गई, तो इस चीज़ के लिए भी मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। और मेरे गाँव वालों ने भी मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया, क्योंकि
मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इस उनके विश्वास को जीतने के लिए, क्योंकि बड़ी समस्या होती है। देखिए, सरपंच के चुनाव के अंदर कि 7 साल जिसकी शादी को हुए हैं और उस महिला को आकर के अपने गांव के लोगों के बीच में ये विश्वास पैदा करना कि मैं सिर्फ आपके लिए ये चुनाव लड़ रही हूँ, अपने पंचायत को में बदलाव लाने के लिए, इसकी दशा और दिशा को बदलने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। तो इस विश्वास को पैदा करने में मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ा, क्योंकि सबको ये लगता था कि पढ़ी लिखी बहू है तो पता नहीं कभी ये बीच में कहीं शहर में जाकर के शिफ्ट हो गई, और इसके हस्बैंड जॉब करते हैं तो ये कहीं शहर में जाकर शिफ्ट हो गई, तो बीच में पंचायत को कौन संभालेगा, ये छोड़ के भी जा सकती है। तो इस सब चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। और 2020 के अंदर 3 अक्टूबर 2020 को मैं मेरी ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच के रूप में चुनी गई। और मैंने बहुत ही मैं ये कहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि मैंने बहुत तहे दिल से अपनी पंचायत में बदलाव के काम किए हैं। हमेशा, चाहे हर वर्ग के लिए मैंने काम किया है, चाहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं, सबके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। बिल्कुल नीरू जी, और वो काम आपका लगातार जारी है। और सीरियसली मेरे पास शब्द नहीं है उस एप्रिसिएशन के जो आपने गांव में हर वर्ग के लिए काम किया है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आज आपके गांव की लड़कियां हॉकी खेलती हैं, आप उन्हें प्रमोट कर रही हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती, आपने एक सच्ची सहेली फाउंडेशन भी शुरू किया जिसमें आप महिलाओं को किसानी की ओर प्रमोट कर रही हैं, और लगभग 300 महिला किसान आपने तैयार की। ये थॉट कहाँ से आया? ये थॉट ऐसे आया कि देखिए, हम जब किसान की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूंगी आप एक किसान का चित्र बनाइए, तो आप एक व्यक्ति का चित्र बनाएंगे जो कंधे पे हल लेकर के चल रहा है या ट्रैक्टर को चला रहा है। शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग के अंदर ये आएगा कि एक महिला है जो हल लेकर के चल रही है। तो जब किसान का जब एक नाम आता है ना, तो वो किसान का नाम आता है, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है कि एक पुरुष होगा। जैसे एक सरपंच का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर नाम आता है कि एक लंबा चौड़ा कोई बड़ी मूंछों वाला और पगड़ी बांधे एक सरपंच आएगा हमारे सामने, क्योंकि वो एक मेल को आइडेंटिफाई करता है। सरपंच जो नाम भी है ना, तो वो भी एक ऐसा लगता है जैसे कोई मेल ही आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे अपने पंचायत की महिलाओं को आगे लेकर के आना था कि वो फ्रंट फुट पे आए और अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखें। तो इसलिए मैंने जो अपना किसान उत्पादक संगठन है उसका नाम भी मैंने सच्ची सहेली महिला रखा, ताकि महिला किसानों को हम आगे बढ़ाएं और उनको हम नई टेक्निक्स के साथ वो कैसे खेती कर सकती है, अपनी आजीविका को और कैसे वो बढ़ा सकती है, इसके ऊपर हमने काम किया। बिल्कुल, और आपने भारत को यूनाइटेड नेशंस के मंच में भी रिप्रेजेंट किया है, जहां आपने ये बताया है यूएस में कि भारत की महिलाएं कितनी सशक्त हैं और कैसे वो आगे बढ़ रही हैं। वो एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि इतने बड़े मंच पे भारत की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ उठाना, क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग्स है वो? देखिए, उस मंच पे वो कहते हैं कि वो विश्व का सबसे बड़ा मंच है, तो उस मंच तक जाना और ग्रास रूट पे हमारी महिला जनप्रतिनिधि किस प्रकार से काम करती हैं वो बताना वहाँ पे जाके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो देती हूँ वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मैं देती हूँ, जो लगातार महिला जो सरपंच है या महिला जनप्रतिनिधि है उनको किस प्रकार से आगे ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, कैसे हमारी महिला सरपंचों को सशक्त करने का हमारा जो मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है। चाहे वो 15 अगस्त की बात हो, 15 अगस्त पे लाल किले पे विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाना हो, तो महिलाओं का नेतृत्व कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। बहुत वर्कशॉप्स की जा रही हैं ताकि महिलाएं खुद नेतृत्व में आगे आएं और अपनी पंचायत को भी में अपने नेतृत्व को डिफाइन करें। और मैं जब उस मंच के ऊपर गई और वहां पर जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला और अपने एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि शायद भारत है वो ही एक पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा नहीं है। उस मंच पर जाने के बाद हमें पता चला कि भारत नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर ही है कि पूरा विश्व ही एक पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को अपनी जगह बनाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे साथ साथ बाकी जितने भी लगभग पूरे भारतवर्ष में 2.5 लाख के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, तो वहां पर आधी आबादी के अंदर महिला सरपंच हैं। तो उन सभी महिला सरपंचों के लिए एक मोटिवेशन का इसने काम किया है कि जब उन्होंने मुझे देखा कि एक गांव से उठकर एक महिला सरपंच जो है वो यूएन के मंच पर जाकर के अपनी बात को बड़ी प्रखरता के साथ रख रही है, तो हम भी
ऐसा काम करें और हम भी आगे आए, तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिला इससे। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आरती, आपके पास आऊंगी। जब एक पढ़ी लिखी बेटी गांव का सुधार करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है तो सबसे पहले उसके जहन में क्या होता है? क्या लोग इतने कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो आपके पास आकर अपनी बात रख पाएं? क्या जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स साझा करें, आपसे सॉल्यूशन मांगे? और पंचायती में कदम रखने के बाद आपके मन में सबसे पहले कौन सा बदलाव आया और आपने क्या किया कि गांव की तस्वीर बदलने के लिए आपने कदम उठाए? मैम, मैंने अपनी जो एजुकेशन की, मैंने पूरी स्कूलिंग जो करी वो गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया DU से। उसके बाद फिर मैंने MCOM किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, जहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैं अपने गांव की पहली लड़की सरपंच हूँ। आज तक हिस्ट्री में कोई लड़की सरपंच नहीं बनी है। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे यंगेस्ट सरपंच हूँ। कहीं भी जैसे सरपंचों की मीटिंग होती है, कहीं भी जाती हूँ या मतलब बैंक में जाती हूँ या कहीं ऑफिस में जाती हूँ, तो सब पूछते हैं कि आप हो सरपंच? ऐसे मतलब चौंक जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं हो? ऐसे मतलब उनको शौक लगता है। तो ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग में गांव में भी कि मतलब लोगों में थोड़ा सा था कि भाई, और सब लोग कहते थे कि मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि क्यों इसको सरपंची वगैरह में इसको इन्वॉल्व कर रहे हो, अच्छी पढ़ी लिखी है, इसको अच्छी तैयारी करवाओ, सेटल हो जाएगी कहीं पे। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स का नहीं है बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे शायद ही हमने कभी सोचा होगा कि हम भी ऐसे कभी सरपंच बनेंगे और कुछ बदलाव लाएंगे। मैंने सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट से की, तो वहाँ पे जो मेरे को गैप लगा, मुझे लगा कि एजुकेशन में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे मैं अब गांव से पढ़ी, सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ी और DU में आई पहली बार गांव से निकल के, और यहाँ आते ही मैंने चकाचौंध देख के मैं घबरा गई। पापा मेरे को छोड़ गए एडमिशन करवा के, और फिर मैं रोने लग गई फ़ोन पे कि मैं नहीं रह सकती यहाँ, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मुझे ले जाओ यहाँ से। क्योंकि मेरी क्लास में मैं ही इकलौती ऐसी थी जो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मेरे को इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती थी। समझ में तो आ जाती थी, बट बोलना, आंसर्स लिखना या मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सोचती थी उस टाइम पे कि काश मेरे गाँव में ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म मिलता कि या सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधा होती कि मुझे भी इनकी तरह फराटेदार इंग्लिश आती। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं ये सारे सुधार जरूर करूँगी, और मुझे मौका मिला। तो अब जैसे गांव में जो स्कूल हैं मैं उनमें टाइम टू टाइम जाती हूँ, चेक करती हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाती भी हूँ, ट्यूशन्स भी करवाती हूँ। बहुत सारे ऐसे मतलब जो बिल्कुल मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा रहे या मतलब ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव में जो मेनली लोग हैं वो मज़दूर हैं, तो वो इतना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको खुद पढ़ाती हूँ उनके। और जैसे अब बच्चे हैं, जैसे रिज़ल्ट आया तो उनके कुछ भी डाउट्स होते हैं कि दीदी हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे ये सब्जेक्ट पढ़ें, क्या है, तो मैं स्कूलों में भी टाइम टू टाइम जाती हूँ, गांव में भी बच्चों से मैं मतलब कनेक्ट करती हूँ कि क्या है। और जैसे अब यंग जनरेशन की जो अब महिलाएँ आ रही हैं, जो बहुएँ हैं, अब वो पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके जो फैमिली वाले हैं वो उनको उतना सपोर्ट नहीं करते कि वो बाहर जाएँ। तो वो अब मेरे साथ क्या है कि थोड़ा जनरेशन गैप कम है उनका, तो वो खुल के अपनी बातें रख पाती हैं। जैसे अब गांव में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, तो अब मैं जैसे उनसे मिलती हूँ या वो मतलब मेरे पास आते हैं तो वो अपनी बातें बहुत खुल के आराम से, मैं उनको पूरा कंफर्ट फील करवाती हूँ कि मैं आपकी मतलब छोटी बहन ही हूँ, तो मेरे साथ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं, तो मैं उनके साथ स्टैंड लेती हूँ, तो उससे डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी कम हुआ है। थोड़ा हो जाता है ना कि आदमियों में कि ये इतनी छोटी सी लड़की आके अब हमें धमका रही है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो वाली चीज़ है। और जैसे एजुकेशन में काम किया मैंने, और अब महिलाओं के लिए भी मैं कर रही हूँ, और मेरी ये कोशिश है कि जो महिलाएं हैं अब उनमें ये डर है कि हमारे जैसे हस्बैंड्स हैं वो नहीं कमा रहे, बच्चों की एजुकेशन हमें अच्छी करवानी, कि हम तो चलो नहीं पढ़ पाए तो बच्चे एटलीस्ट पढ़ लें, कहीं सेटल हो जाएं, ताकि हमारा भी भविष्य थोड़ा सुधर जाए जी। तो उनको मैं सोच रही हूँ, मतलब कोशिश भी मेरी जारी है कि मैं मतलब उनको जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे जुड़ी हैं महिलाएं, ताकि वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकें, उनको डिपेंड ना होना पड़े। अच्छा, जब महिला सरपंच होती है तो अमूमन जैसा कि आप बता रहे हैं गांव की महिलाएं घूंघट में रहती हैं,
शायद वो जब पंचायत लगती है तो वो इतनी खुलकर बात नहीं रख पाती, घूंघट में होने के कारण हो सकता है वो घर के बाहर भी नहीं निकल पाती। इस गांव की 2 बेटी या बहुएं इस तरीके से बाहर निकलकर बुलंद आवाज रखे हैं, क्या उस गांव में आज भी ऐसी घूंघट प्रथा है या कुछ बदलाव लाने की आपने कोशिश की? या फिर एक सवाल मेरा यहाँ भी रहेगा, क्या अब महिलाओं में बदलाव आने लगा है कि आप अब सरपंच हैं, अब जब महिला नेतृत्व है तो शायद हमारी बात सुनी भी जाएगी और हमारी बात रखने का हमें मौका भी मिलेगा? क्या कुछ ऐसा बदलाव आप देख पा रही है या आपने कुछ ऐसा बदलाव लाया हो? नीरू जी, आपसे शुरू करूंगी। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। घूंघट प्रथा है और उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा बवाल हो जाएगा अगर उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, हमारे नेतृत्व में आने के बाद अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ग्राम पंचायत में सरपंच बनी। मेरे सरपंच बनने के बाद ग्राम पंचायत में वार्ड सभाएं होती हैं, महिला सभाएं होते हैं, महिला संवाद होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो महिलाएं पंचायत भवन में अपने बेटे को, अपने पति को, अपने ससुर को काम के लिए भेजती थी, वो खुद आती हैं डायरेक्ट अपने काम के लिए। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है कि जब वो ये देखती हैं कि हमारी इस गांव की बहू और पंचायत को संभाल रही हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं दूंगी। मैं 3 अक्टूबर को सरपंच बनी और 5 अक्टूबर को मुझे डिलीवरी हुई, मेरे बेटी हुई सिजेरियन। और उसको साथ लेकर के जब मैंने पंचायत को संभाला और काम किया, तो मेरी पंचायत में ही एक महिला ने आगे बढ़ने का हौसला उसके अंदर आया। उसकी खुद की बेटी छोटी थी, उसने काम करना शुरू किया सिर्फ मुझे देखकर कि जब ये अपनी बच्ची को लेकर के और मीटिंग्स में जाती हैं, सारा कुछ करती है, तो उसके अंदर वो मोटिवेशन आया। और मैं कहती हूँ कि अब वो हर कामों के अंदर आगे बढ़कर के वो काम करती है। सिर्फ वो कहती है कि मुझे आपको देखकर ये मोटिवेशन आया कि आप इतना अच्छा कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैम, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है कि ये मातृत्व के भाव के साथ जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से ये एक माँ ही कर सकती है। बिल्कुल। तो महिलाओं में काफी चेंजेस आए हैं इस चीज को अपने महिला नेतृत्व को देखते हुए। जैसे कि मैंने बताया आपने जिस प्रकार से कहा, और मुझे हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जानते हैं, तो बेटियों को भी घरों से बाहर निकाल कर ग्राउंड तक लाना, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो इंडिया के लिए, ये तो एक हमारा सपना है कि हमारी बेटियां इंडिया के लिए खेल रही हैं और खेलें, लेकिन एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो गांव की उस सीमा को पार करके बाहर निकलें और बाहर की वो दुनिया को देखें कि कितना कंपटीशन बाहर है और हम भी जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े, आत्मविश्वास उनका बढ़े। तो इस चीज को सोच करके मैंने जो है वो काम किया है और महिलाओं के अंदर काफी बदलाव आया है। मेरी पंचायत में बदलाव, इनफैक्ट महिलाएं ये कहती हैं कि हमें आज से पहले पता ही नहीं था कि हम लोगों को भी कोई इतना पूछ सकता है, या फिर बहुत सरपंच बने हैं पंचायत के अंदर, लेकिन हमें कभी किसी ने पूछा तक नहीं, और हमारे वोट की भी इतनी वैल्यू है, ये हमें अब पता लगा है। ये बातें महिलाएं गांव की, क्या बात है, क्या बात है। आरती जी, आपका वर्जन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो तो गांव की बहू हैं, उन्होंने बहुत बहुओं को समझाया होगा और शायद एक बदलाव आया भी होगा। लेकिन क्या गांव की बेटी क्या ऐसा बदलाव ला पाई जो बहुओं पर भी लागू होता हो? जी मैम, अब जैसे जो आजकल जो आ रही है यंग जनरेशन, जैसे घूंघट प्रथा का बताया, तो वो अब घूंघट नहीं कर रही, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनसे ये मतलब प्रथा को हटवाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैम ने बताया कि बवाल हो जाएगा, लेकिन जो अब हमारी एज की या हमसे 1-2 साल बड़ी जो आ रही हैं, वो इस चीज में थोड़ा सा अलग है। अब वो नहीं करती, फैमिली भी कहती है कि अब घूंघट करने की जरूरत नहीं। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बदलाव आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब जैसे जो गांव में क्या होता है मेनली कि जो लड़कियां होती हैं उनकी 20-21 साल में ही शादी कर दी जाती है, या 20-21 साल भी नहीं होती, 18 साल होते ही शादी कर दी जाती है मोस्टली लड़कियों की। तो अब जैसे गांव वाले देख रहे हैं कि भाई ये पढ़ी लिखी है, लेकिन ये फिर भी अपना मतलब कैरियर बना सकती थी, कहीं पे सेटल हो सकती थी, लेकिन इसने समाज के लिए कुछ सुधार लाने की कोशिश करी, इसने ये फील्ड चुनी। तो अब वो भी अपनी बेटियों को थोड़ा आगे ला रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी हैं जो मेरे एज की हैं लड़कियां, उनकी शादी नहीं हो रही, और लड़कियां भी अब खुद के लिए स्टैंड ले रही है कि जब दीदी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब वो भी आगे अपना पढ़ाई भी कर रही हैं, या फिर जैसे आते हैं मेरे पास डायरेक्टली आ जाती हैं कि दीदी हमारे घर वाले ना ऐसे मान नहीं रहे, मुझे ये कोर्स करना है, तो आप एक बार बात कर लेंगी। तो आपकी बात करने पे क्या उनके घर वाले मानते हैं? जी, मान जाते हैं। क्या बात है।
बहुत बढ़िया। ये एक बड़ी बात है कि गांव की एक बेटी न केवल अपनी आवाज़ रख रही है, कदम बढ़ा रही है बदलाव की ओर, बल्कि गांव की बच्चियों की बात सुनकर उनके माता पिता को भी कन्विंस कर रही है कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने दी जाए। ये बहुत काबिले तारीफ बात है आरती, और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आपके पास आऊँगी नीरू जी। जैसा कि हमने बात किया पहले कि आपने महिलाओं को खेती किसानी से जोड़ा, आप उनको आत्मनिर्भर बना रही हैं, स्वावलंबी बना रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप खेल के मैदान तक भी बच्चियों को पहुंचा रही हैं और आपने एक ओलंपिक टीम तैयार की है गांव के स्तर पर, और वो बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। ये जहन में कैसे आया कि गांव के स्तर पर हम एक ओलंपिक टीम तैयार करें और फिर उनको खेल के मैदान से आप ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी फैमिली एजुकेशन फील्ड से थी, तो उन्होंने खेल के उसमें मुझे सपोर्ट नहीं किया। और खेलने की बात भी करते थे तो मम्मी पापा मना ही कर देते थे कि नहीं खेलना वेलना कुछ नहीं है, आपको ये करना है और उसके बाद एजुकेशन लाइन में ही जाना है, कुछ नहीं रखा ही चीज़ों में। मैं सरपंच बनी और जब तो मेरे मन में एक ही टीस थी कि जो बच्चियां खेलना चाहती हैं उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और फिर मैंने अपनी पंचायत में मेरे सामने आया कि कुछ बच्चियां जो स्कूल टाइम में हॉकी खेली थी और उसके बाद उनको क्योंकि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, इसकी वजह से उन्होंने खेलना बंद कर दिया। तो फिर मैंने उन बच्चियों को उनके घर घर जा कर के उनसे बात की, उनसे मिली मैं, और फिर उन्होंने रखा कि हाँ हम लोग भाभी जी हम खेले थे और हमारी अब भी इच्छा है, हम खेलना चाहते हैं, बट हमारे पास साधन नहीं है कुछ भी। तो फिर मैं बताती हूँ, जो सरपंच को मानदेय मिलता है, वो मेरा जो 2 साल का मानदेय था वो मैंने उनके लिए डोनेट कर दिया कि जो मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों के लिए आपको डोनेट करती हूँ। फिर हमने शुरुआत की उनके लिए, पूरा गोलची किट लेके आए, हॉकी स्टिक्स लेके आए और फिर उनको तैयारी करवाना शुरू किया हमने। और कुछ हमारे जो नोन हैं जो उनको बताया कि भाई मेरा ये इनिशिएटिव है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। क्या आप भी उनके साथ खेलती हैं? हाँ, मैं भी उनके साथ खेलती हूँ। फिर हमने एक कोच रखा ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो, पहले बड़ी समस्या आई मेरे सामने क्योंकि मेरे कोई ग्राउंड नहीं था मेरी पंचायत के अंदर, तो हम लोग प्रैक्टिस करते। फिर हम लोग 7 किलोमीटर, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, तो उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं 7 किलोमीटर दूर अपनी पंचायत से एक प्राइवेट कॉलेज का ग्राउंड था, वहाँ उनको मैं लेके जाती दोनों टाइम। और उसके बाद वो खेली, वो ब्लॉक लेवल पे खेली, हमारी पंचायत की जो टीम थी वहाँ से जीती। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली। उसके बाद हमने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और उसके बाद हमारी पंचायत की ही एक बेटी जो ग्वालियर खेल करके आई नेशनल, और 2 लड़कियां अभी हमारी पंचकुला खेल करके आई हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताऊंगी कि जो बच्चियां हमारे पास खेलती हैं वो सभी बीपीएल परिवार की बच्चियां हैं, जिनके पापा मम्मी जो हैं वो मेहनत मजदूर, सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को उनका घर का गुजारा उस चीज़ से चलता है। ऐसे परिवार की बच्चियों को लेकर के ऐसे परिवार की बच्चियों को मैंने बाहर निकाला है घरों से, और ये मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर सबका ये रहता है कि अगर बेटियां बड़ी हैं तो वो सुबह से हम घर के कामों में हाथ बटाएं, ना कि ग्राउंड के पर जाकर के और हॉकी स्टिक को वो चलाएं। तो ये मानसिकता एक लेवल पे आप घर वालों को मना लेते हो, लेकिन उसके जो चाचा ताऊ हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि क्या करेंगी भाई, कुछ दिन खेलेगी, करनी तो लास्ट में शादी ही है। तो मैंने ये रखा कि आप इन्हें एक मौका तो दीजिए भाई, बाद में इनको घर तो संभालना ही है, वो तो इनके पास में है ही, लेकिन आप एक बार इनको मौका तो दीजिए, ये आगे जाएंगे, क्या पता ये अपना भविष्य बहुत अच्छा लिख दे, बहुत अच्छा कुछ कर दे और गांव की बेटियों के लिए भी वो एग्जाम्पल बने। तो बड़ा मेरे लिए ये डिफिकल्ट रहा, ये इनिशिएटिव मैंने लिया, लेकिन इसको चलाना और आगे तक लेके जाना बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। देखिए, यहाँ दिल्ली शहर के अंदर बैठ के हम कुछ भी बातें कर ले, लेकिन ग्राउंड पे, धरातल पे उन चीज़ों को उतारने में बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, जो हम बताने लगे तो शायद पूरा दिन निकल जाए, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं करूंगी और भी आगे इस चीज को मैं लेकर के जाऊंगी। बिल्कुल। आरती, आपने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो आपने बताया कि आपके पिताजी सरपंची का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो एक रिजर्व्ड सीट थी, महिला रिजर्व्ड सीट, तो आपने वहाँ से चुनाव लड़ा, बाद में आप वहाँ की सरपंच भी बनी। एक बड़ी प्रथा चलती आ रही है जो अक्सर हम गाँव में देखते हैं, पति सरपंच की, जी, पति प्रधान की पत्नी सरपंच बन जाती है, लेकिन वो घर के बाहर कभी नजर नहीं आती, वो हमेशा घर ही रहती है
और सरपंच दरअसल उनके पति कहलाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक बेटी की बात हो तो सरपंच पिता कहलाते हैं, ये भी कई जगह देखा गया है। या फिर माताजी अगर सरपंच बन जाए और बेटा जवान हो तो ऐसा लगने लगता है कि ये बेटा ही सरपंच है, माताजी तो घर से बाहर नहीं आती। अक्सर गांव में होता है। लेकिन जब एक पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट सरपंच युवा एक कदम आगे बढ़ाती है सरपंची की ओर, तो बड़ा बदलाव उस गांव में क्या आता है? ऐसा कुछ जो आपकी तरफ से उठाया गया कदम हो? जी मैम, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जैसे मतलब बोला कि आपको मतलब फॉर्म भरना है, आप सरपंची का इलेक्शन लड़ोगे। तो वही जो प्रथा चली आ रही है, तो गांव में भी मतलब यही था कि अगर ये बनेगी तो इसके पापा ही करेंगे। तो गांव वालों को ये यकीन दिलाना कि नहीं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ही करूंगी। पापा जो हैं साइड में रहेंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं रहा। अगर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है तो हम मतलब जो चीज़ें रोज़मर्रा में देख रहे होते हैं तो वहाँ से थोड़ा सीख जाते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया था। और गांव वालों में क्या था कि उनमें थोड़ा ये भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये इसकी नौकरी वगैरह लग जाए और ये छोड़ के चली जाए बीच में। तो ये भी उनको विश्वास दिलाना कि नहीं, मैं यहाँ आपके बीच में ही रहूँगी, मैं इतना रिस्क ले रही हूँ कि भाई मैं आपको ये श्योरिटी दे रही हूँ कि मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी पढ़ने के लिए या जॉब वगैरह करने के लिए। तो आप एक बार मुझे मौका दें, मुझ पे भरोसा करें। क्योंकि मेरे से पहले एक मतलब जो लेडी सरपंच रही थी, हमने कभी उनको देखा ही नहीं गांव में, कभी भी नहीं देखा। मुझे याद भी नहीं है कि वो कभी आई भी होंगी, उनके मतलब याद भी नहीं है फेस। तो और महिलाएं जो लड़कियां हैं वो ये सोचती हैं, चाहती भी हैं कि जैसे अब कोई महिला सरपंच बनी तो वो करना चाहती हैं कि मैं अगर बनी हूँ तो मैं करूँ, मैं आगे आऊँ। लेकिन वो उस मतलब अपने पति को या पिता को या उनका जो बेटा है जैसा आप बता रहे हो, तो वो उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती, स्टैंड नहीं ले पाती। क्योंकि उनका क्या होता है कि भाई मैं अर्निंग हूँ, सारा खर्चा मैंने लगाया, मैंने ये किया है तो सब कुछ मैं ही करूँ। क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाया, रिजर्व सीट थी, तो मैंने ये पहले ही बोल दिया कि मैं तभी लड़ूंगी अगर ऐसा करना है कि आपको ही करना है। मैं अंदर बिठा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो पापा ने बोला कि हाँ तू ही करना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया और फिर इलेक्शन लड़ा। अच्छा आरती, एक छोटा सा सवाल ये है, कॉमर्स में गोल्ड मेडलिस्ट, आप कुछ भी कर सकते थे, आपके लिए तो ये पूरा आसमान खुला था, आपकी चॉइसेस कुछ और भी हो सकती थी, सरपंच ही क्यों? स्टार्टिंग से ही मेरा मतलब बचपन से ही रहा है कि मुझे फील्ड में काम करना है, सोशल वर्क करना है। जैसे स्टार्टिंग में मेरा जो रुझान था या मेरा इंटरेस्ट कह लो वो सिविल सर्विसेज में था कि वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हो या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना हो। हर फील्ड में वो बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे मौका मिला कि मुझे गांव में बहुत सारे बदलाव, जैसे मैं स्कूल में जाती थी तो रास्ते उस टाइम पे कच्चे होते थे, पानी भर जाता था, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। साइकिल चला के लेके जाते थे और बहुत कोसते थे कि कौन है यहाँ का सरपंच कि कुछ कर ही नहीं रहा, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है। तो मतलब ऐसा लगता था कि ना शिकायत करे कि हमें, मैं मतलब पर्सनली जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनको मैं कहती थी कि इसकी जगह अगर मैं हूँ ना तो ये हालत तो ना हो, बेटर मतलब इंफ्रा हो कि एटलीस्ट सुविधाएं तो हो। स्कूल में भी जाते हैं तो भी कि मतलब टीचर आ रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे, गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेल सकते हो? तो उस टाइम पे भी जो मतलब मेरे फादर थे वो टाइम टू टाइम जाते रहते थे, अगर टीचर क्लास नहीं लेते थे तो वो आते थे। तो मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही ये था इंटरेस्ट कि मुझे कुछ बदलाव लेके आना है। और फिर मुझे ये सरपंच बनने का मौका मिला तो फिर मैंने जैसे थोड़ा सोचा, क्योंकि एक बार मतलब ऐसे बताया तो मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी ना वो, कि मुझे करना है, कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या होता है आगे, ये तो 5 साल की बात है, आगे उसके क्या करूँगी मैं, अच्छा पढ़ के मैं अच्छी जॉब भी लग सकती हूँ, कहीं अच्छी जगह सेटल हो सकती हूँ, ये सारे ख्याल मेरे मन में आए। लेकिन जन सेवा का भाव सदा रहा और आप उसी के साथ, उसी भाव के साथ आप आगे बढ़ी और आप सरपंच बनी और निश्चित रूप से आप गांव के लिए अच्छा काम भी कर रही हैं और यूं ही करती रहेंगी। नीरू मैम, आपके पास आ रही हूँ। कुछ स्कीम्स, कुछ कैंपेन्स जो आपने शुरू किए बड़े रोचक हैं, जैसे बर्तन स्कीम या माय फ्रेंड माय ट्री,
ये स्कीम कैसे जहन में आए? देखिए, ये स्कीम्स इसलिए आए क्योंकि भारत की 70% आबादी वो गांव में रहती है, और जब हमारे गांव साफ सुथरे और स्वच्छ होंगे तो हमारा पूरा देश साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। तो हमें ये पहल कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी ही चाहिए। तो मैंने बर्तन बैंक का एक नवाचार मैंने मेरी पंचायत में 2022 में किया, और उसको आज पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस नवाचार को पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया, और बजट भी दिया है उसके लिए स्पेशल इस बार। तो बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि गांव में कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो हम जो प्लास्टिक है उसका इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा, जो ना तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ना ही हमारे गोवंश के लिए अच्छा है। वो खेतों में उड़ता रहता है, अगर उसको जलाते भी हैं तो भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर एक ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग के अंदर आया था कि क्यों ना हम ये शुरुआत करें कि हम गाँव में जो जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, एक बर्तन बैंक गाँव में बनाया जाए, और उस कार्यक्रम में उस बर्तन बैंक से बर्तन ले जा करके और फिर हम अपने कार्यक्रम करें, ताकि वो शुद्धता भी बनी रहे, अच्छा भी लगे, पारंपरिक भी लगे, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। तो ये एक विचार मेरे अंदर आया क्योंकि मैं बड़ी पर्यावरण प्रेमी हूँ, और उसके ये नवाचार जब हमने किया, गांव वालों को हमने मोटिवेट किया। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए, जैसे कि अभी बदलाव की बात हो रही थी कि बदलाव बहुत जल्दी नहीं आता, कभी नहीं आता कि हमने एक चुटकी बजाई और चीजें बदल गई। बदलाव आने में पीढ़ियां निकल जाती हैं, लेकिन हमें एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। वो शुरुआत एक एक कदम जब हम चलेंगे तभी जाकर के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वो एक कदम उठाने की जरूरत होती है। तो ये बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसीलिए था कि हमारी पंचायत के अंदर जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो। यूएनओ भी जो है इस चीज पे काम कर रहा है कि हम कैसे अपने देश को, अपने गाँव को, अपने समाज को प्लास्टिक फ्री हम कैसे करें। तो ये उस चीज को लेकर के ये मेरा नवाचार था। दूसरा, मैंने कहा आज हमारे पास इतना ज्यादा पर्यावरण, इस समय अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इतना हाई है कि हम अंधाधुंध जो है आगे बढ़ने के लिए हम अपनी प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं, मैं ये कहूंगी। मतलब अंधाधुंध पेड़ों को हम काट रहे हैं, सब चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट आया मेरे दिमाग के अंदर, मेरा पेड़ मेरा दोस्त। हमने अपने पूरे ब्लॉक में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे हमने सभी बच्चों को, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं बच्चों, महिलाओं और बड़ों सभी को साथ में लेकर के चलती हूं और काम को करती हूं। तो मैंने ये एक हमारा स्लोगन था, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, और सभी स्कूल के बच्चों को हमने पौधे वितरित किए। 21,000 पौधे हमने दिए उनको, और उनसे कहा कि आप इन पौधों को लगाइए और इसको अपना दोस्त बनाइए, इनके साथ सेल्फी लीजिए, इनको हक कीजिए और इनको पालिए। देखिए, बच्चे जब किसी चीज के साथ जुड़ते हैं तो वो उस चीज को बहुत शिद्दत के साथ में करते हैं, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ होता है। तो ये स्कीम एक मैंने चलाई ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा और अच्छा रहे। और इसके साथ साथ ही मेरी पंचायत के अंदर 350 बीघा जमीन जो अतिक्रमण युक्त थी, अतिक्रमण जिसपे था, वो अतिक्रमण हटा करके और उसको पूरे तारबंदी के साथ करके के उसमें हमने गांव वालों के सहयोग के साथ मिल करके और 11,000 पौधे हमने वहां पर भी लगाए, ताकि हमारा पर्यावरण एकदम हरा भरा, मेरा गांव साफ सुथरा और हरा भरा रहे। मैम, जब एक पेड़ माँ के नाम होगा और जब पेड़ हमारे दोस्त होंगे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जब एक कदम हम सब प्रकृति की ओर बढ़ाएंगे तो अगला जो आने वाला कल है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें हम कोई समस्या तो नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति भी हरी भरी होगी और खुशहाली हर होर होगी। तो जैसा कि आपने भी कई इनिशिएटिव्स लिए और आरती तो इनिशिएटिव ले ही रही हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ रही हैं, बदलाव लेकर आ रही हैं और एक नई उम्मीद बनकर आ रही हैं। तो ये जो दो उम्मीदें हैं, और उस राज्य में जहाँ हम कहते हैं कि राजस्थान और हरियाणा में जहाँ की बेटियाँ, जहाँ की बहुओं की आवाज़ बुलंद नहीं है, ये वहीं के दो उदाहरण हैं जहाँ की बेटी, जहाँ की बहू अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद ये जो नारी शक्ति है, इनके कई सवाल होंगे जो आपसे कुछ पूछना चाहती होंगी। बढ़ते हैं सेगमेंट की ओर जिसका नाम है आपके सवाल। मेरा नाम राजेश्री है, मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। वैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और जब पहला पंचायती राज जब आया था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब रिजर्वेशन मिला और आप लोग भी उसी वजह से आए। तो उसमें मैं ट्रेनर रही हूँ, तो मेरा इस काम से गहरा जुड़ाव रहा है तब से लेकर लगभग 30 साल होने पे आए। तो मेरा ये सवाल था कि
आरती, आप तो इतने यंग हैं और आपने खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, तो एजुकेशन में और किस तरह के आपको चुनौतियां आ रही है? और दूसरा एक सवाल था कि आंगनबाड़ी जो होती है वो पंचायत के अंतर्गत ही आती है, तो हमारे 0 से लेकर 2 इयर्स का जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर हम कैसे बाद में वयस्क बनेंगे, कैसे इंसान बनेंगे और किस तरह का बर्ताव करेंगे, किस तरह की सोच होगी, वो सब हमारा उस टाइम पे काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाता है। क्योंकि आपने डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा उठाया था, तो मैंने पढ़ा था कि जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं बीतता है वो लोग ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो इस संदर्भ में आपकी पंचायत में आंगनबाड़ी को लेकर, बच्चों को लेकर कुछ इस तरह का कुछ काम हुआ है? क्योंकि उसमें 5 तरह के मेन फंक्शन हैं आंगनबाड़ी के, उसमें एक एजुकेशन कंपोनेंट भी है। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपने बताया कि आंगनवाड़ी का, मेरे ग्राम पंचायत के अंडर 4 आंगनवाड़ियाँ हैं जिसमें मैं समय समय पर जाती हूँ। वहाँ पे मैं देखती हूँ कि उनको जो खाना मिल रहा है वो किस क्वालिटी का मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सरप्राइज विजिट करती हूँ ताकि वो मतलब अचानक से मैं देख सकूँ कि किस तरीके का क्या माहौल है। तो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है जो खाने की क्वालिटी। पहले क्या होता था कि खाना ही नहीं देते थे, खुद ले जाते थे घर पे, लेकिन अब जैसे लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, तो वो भी है। अब आंगनवाड़ियों में जैसे डेज होते हैं बच्चों के लिए, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट डे आया, वुमेंस डे आया, तो मतलब बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं ताकि उनको पता चले कि ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या महत्व है। वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका जो औरतों के प्रति जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। और जैसे एजुकेशन में अब जैसे बाल सभाएं करवाते हैं, बच्चों से कविताएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, उनको सिखाई जाती हैं ताकि उनका जो चाइल्डहुड है उसमें ही उनका इस तरीके से डेवलपमेंट हो कि, क्योंकि बच्चे हैं वो भविष्य हैं। बच्चे क्या है, नींव हैं। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे मजबूत होगी। तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना कि वो समाज में, जैसे पर्यावरण का बताया, पर्यावरण के लिए हमने भी जैसे पेड़ पौधे लगाए हैं, बच्चों का साथ लेते हैं, साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं। जैसे कहीं पे भी कूड़ा है वो ना फेंके। गांव बहुत अब साफ सुथरा है पहले से। एक डंपिंग साइट बनाई गई है जहाँ पे जो कचरा होता है उसको उसमें खाद में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो जो भूमि है उसमें यूज़ किया जा सके, ताकि प्रोडक्शन बढ़े। किसानों के लिए भी हम काम कर रहे हैं जैसे, और स्कूलों में भी हम एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये बाल सभाएं वगैरह करते हैं तो बच्चे हैं वो कनेक्ट करते हैं। तो फिर उनको जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब जैसे जो भी डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे क्या स्टोरी रही है। और जैसे लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो मुझे देखती हैं तो वो उनके भी थोड़ा अंदर आता है कि ये कुछ कर रही हैं, कुछ चेंज कर रही हैं, तो हमें भी करें। तो मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे बच्चों से बहुत प्यार मिलता है, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। नमस्ते, मेरा नाम मीनू कपूर है। मैं दिल्ली से हूँ, सफदरजंग एनक्लेव एरिया से हूँ। जैसे आपने कहा कि एक महिला होते हुए आप इतनी मुझसे बहुत छोटी उम्र की हैं और आपने अपने एरिया में इतनी डेवलपमेंट किए, इतना आप लेडीज़ को आगे लेके आए। आपने गांव में रहकर एक महिला होके आपने इतना काम किया है, और हम शहर में रह के, और मैं भी आपके जितनी पढ़ी लिखी हूँ, MSc BEd मैं भी हूँ, मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, बच्चों के साथ इतना कर चुकी हूँ, लेकिन अभी हम अपने आप को इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि अपने एरिया की, अपने घर के आसपास को ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो आप थोड़े से हमारे को टिप्स दीजिए कैसे हम अपने आसपास का सुधार करें। तो मैं एक सरपंच हूँ, तो मेरे सामने भी बहुत से चैलेंजेस आए हैं। मुझे भी बहुत जगहों पर रोका गया है, और आपसे जो पावरफुल लोग जो होते हैं, चाहे वो राजनीति में हो या फिर परिवार के अंदर हो, तो वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं। कोई नहीं चाहता एक महिला सरपंच UN के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आई है, कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठ कर के खेल के आई है, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं खटकने लग जाता है, तो रोकने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट अधिकारी भी करते हैं, जो ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी होते हैं। मेरे साथ हुआ है जब मैं सरपंच बनी थी, तो मुझे 2 साल बहुत परेशान किया गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ी रही, मैं हटी नहीं, मैंने उनके सामने घुटने नहीं टेके। मुझे पता है मैंने कितना कुछ मेरे सामने चैलेंजेस आए, मैं कितनी परेशान हुई, लेकिन मैंने वो संघर्ष किया
और उस संघर्ष को करने के बाद मैं बहुत अच्छे से निखर के सामने आई। उसका रिजल्ट ये निकला कि मुझे जितना दबाया गया, कहते हैं स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वो उतना उछल कर आती है, और मुझे जितना उन्होंने दबाया, आज आप देख रहे हो कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं केबीसी के मंच पर थी, मैं यूएन के मंच पर थी, मैं 15 अगस्त पर लाल किले पर थी। तो वो सब उस प्रेशर का ही था कि उस संघर्ष को मैंने जिया और उस संघर्ष से लड़ करके और मैं उभर करके सामने आई। नमस्ते, मेरा नाम नीति है। आप लोगों को सुन के बहुत मोटिवेशन मिली। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। आपने बोला कि पंचायत के बारे में जब आप सोचते हो तो वो मूंछों वाले, पगड़ी वाले, पर अब आप एक लेडी वहाँ पे है, तो लेडीज़ तो आती हैं, क्या जेंट्स भी आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके वैसे ही सेम? जी बिल्कुल। जब शुरुआत थी तब मैं अपना ही वाकया बताऊंगी कि मेरे गांव से ही 2 बुजुर्ग आए मेरे पास में, मैं बैठी हुई थी और उन्होंने मेरे को आकर के ऐसे बोला कि अच्छा तू बैठी है, सरपंच ने बुला अंदर से। मैंने कहा बाबा क्या काम, मैंने कहा बाबा क्या काम है? बोले तेरा से काम को नहीं, सरपंच ने बुला अंदर से। मैंने कहा बाबा मैं ही सरपंच हूँ। हाँ भाई सरपंच तो मैंने कहा मुझे बताओ आपको क्या है। तो ये माइंड सेट होता है। देखिए अगर आप उनको बुला दोगे अंदर से कि ठीक है उनसे बात कर लो आप जाकर के, और तो फिर वो माइंडसेट वैसा ही रहने वाला है। और आपको मैं बताऊं, मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनके पास भी अगर कोई काम के लिए जाता है या कहता है तो वो एक ही बात कहते हैं उनको कि सरपंच वो है तो आप उसके पास अपनी समस्या लेकर के जाइए, उसको आप जाकर के बताइए, वही आपकी समस्या का समाधान करेगी। हम सरपंच नहीं है, वो सरपंच है। तो माइंडसेट को बदलने वाली बात है और उस माइंडसेट को ही हमें बदलना है, इसीलिए हम फील्ड में इतना अच्छे से काम करते हैं। मेरा नाम जनक है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप आंगनबाड़ी वगैरह में जाते हैं, बताते हैं, तो क्या आप बच्चों को ये सब सिखाते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को जाके कहें कि भाई जगह जगह थूके नहीं और गंदगी नहीं फैलाएं, अपना एनवायरनमेंट वो ठीक रखें, ये सब चीज़ें जहाँ बच्चों को ये समझाते हैं क्या कि घर में जो हमारा गीला कचरा होता है उसको अलग रखना है और ड्राई को अलग रखना है, ये सब चीज़ें आप लोग बताते हैं बच्चों को? जी मैम बताते हैं। अब जैसे बच्चे हैं ना, बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं और बच्चे हैं ना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़ों को जब बताते हैं ना ये सारी चीज़ें कि आप जैसे आपने बताया कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो बच्चों के सामने, तो मतलब पेरेंट्स भी सोचते हैं कि कल को यही बच्चे जो देख रहे हैं फिर ये बड़े होके जब ये पियेंगे तो फिर हम इनको कैसे मना करेंगे, है ना। और जैसे अब पानी का वेस्टेज का मैं बताती हूँ, पानी का वेस्टेज गांव में बहुत होता है कि जैसे औरतें हैं या मतलब जो भी हैं वो काम करने लग गई, नल है वो खुला चल रहा है, तो अब जैसे बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाएं कि पानी का नल है वो आप बंद करें, या अपने जैसे घर पे घर वाले भूल गए तो आप उनको बोलो कि पानी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए आज के टाइम पे, जल है तो कल है। तो और जैसे साफ सफाई का भी, अब बच्चों का क्या है कि जैसे कुछ भी खाया रैपर इधर उधर फेंक दिए तो बच्चे वो चीज़ नहीं करेंगे, तो जब बच्चे ये चीज़ें अपने अंदर ढाल लेंगे ना तो वो फिर घर में भी इस चीज़ों को देखेंगे, स्कूल में भी देखेंगे, तो वो एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम फोकस करते हैं कि बच्चों को, वो मैंने बताया ना कि जैसे नींव है वो हमारी, तो वहाँ से बच्चों में डालना, उनको सिखाना ईजी होता है, बड़ों को सिखाना मुश्किल होता है। जी मैम। नमस्कार, मैं रितु शर्मा वसंत कुंज दिल्ली से हूँ। आप लोगों को देख के इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हो गया है, पर मैं आप दोनों से एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि जो एक महिला है वो घर में ही अगर कुछ अलग करती है तो उसको इतना अपोजिशन वगैरह सहना पड़ता है। आप लोगों ने तो पंचायत और गांव तो और भी मीन्स मुश्किल काम, तो इसके लिए आपको जो ये इनर स्ट्रेंथ, जो ताकत, ये आपको किससे आई है? आपकी फैमिली वैल्यूज़ या ह्यूमन वैल्यूज़ या स्पिरिचुअलिटी, भगवान की कोई ताकत, या आपकी एक अंदर की इनर स्ट्रेंथ? और चौथा, जो दुख सहता है ना इंसान, उसके अंदर जब वो सह के बाहर निकलता है तो एक अलग ताकत आ जाती है, करेज, या वो या चारों बताइएगा और हमें इंस्पायर करिएगा। ये कैसे आप आगे बढ़े इतना? जी बिल्कुल। देखिए हमारे मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मैं भी काम करती हूं तो कई बार मैं भी बैक फुट पे चली जाती हूं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, इतना सब किया है, उसके बाद भी कुछ लोग इस प्रकार की आलोचना करते हैं, इस प्रकार के एलिगेशंस लगाते हैं, तो मन उस समय बड़ा उदास होता है कि यार मैं क्यों कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ, मेरे लिए तो नहीं है ये।
अगर मैंने बताया जैसे मैंने अतिक्रमण हटाया वो, और उसको हटाने के बाद जब मैंने पौधे लगाए तो वो पौधे क्या उसकी छांव के नीचे मैं अकेली नहीं बैठने वाली हूँ, पूरे गांव के लिए है। ये एक सामाजिक काम है। मैंने कुछ रस्तों पे अतिक्रमण थे वो हटा करके आपको मैं बताना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से। मेरी पंचायत का एक गांव है कानसिंहपुरा गांव। उस गांव में एक रास्ता है जो उस रास्ते से वो शमशान घाट तक वो रास्ता जाता है, और वहां से वो सिर्फ 20 फुट का रास्ता था, और वो लोगों ने अतिक्रमण करके खेतों के, और उसको सिर्फ 2 फीट का छोड़ा हुआ था। आप ये सोच के देखिए कि 2 फीट पे कोई शमशान घाट तक कैसे मुर्दा को लेकर के जा सकता है। उस गांव की ये पीड़ा थी। 300 साल से वो गांव बसा हुआ है। 300 साल से उस गांव की ये पीड़ा थी कि उनके मुर्दे का कफन फटता हुआ जाता था। कुछ लोगों ने, जब मैं वोट मांग रही थी, तो उनकी आंखें भर आती थी ये बताते हुए कि इतने सरपंच बने, कभी किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। बेटा, हमारी तेरे से एक ही उम्मीद है, ये रास्ता हमारा खोल देना। और आप मानेंगे नहीं, जब वो रास्ता मैंने खोला तो मैंने इतना विरोध झेला, बहुत से लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए, और मतलब, लेकिन आज वो रास्ता 20 फीट का है। तो जब ऐसे काम हम करते हैं और बहुत से लोगों की दुआएं जब मिलती हैं, और तो फिर एक संतुष्टि मिलती है अपने आप में कि नहीं, मैं अच्छा काम करने के लिए बनी थी। क्योंकि देखिए, प्रवृत्ति होती है बहुत से लोगों की, कुछ लोगों की, पर जैसे सांप की प्रवृत्ति डसने की होती है, तो वो डसे ही गा, चाहे आप उसको दूध भी पिला दो। और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है अच्छे काम को अप्रिशिएट करने की, अच्छा काम करने की। तो मैं भी कई बार हताश हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं एक बात सोचती हूँ कि मुझे मेरी एनर्जी है वो पॉजिटिव वे के अंदर लगानी है, पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे अपना काम करना है, तो मैं वो करती हूँ। और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर जो करते हैं, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड करते हैं। जब भी मैं हताश होती हूँ तो वो मुझे बैठा करके बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में, और बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे कि देखो, जीवन में जब ऐसा होगा तो तेरे सामने ऐसे रास्ते आएंगे, ऐसी सब चीज़ें होंगी। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ। पहली बात तो आप दोनों को मैं आप दोनों बड़े रोल मॉडल लेडीज़ के लिए खासकर। और मेरा सवाल आपसे है कि आप इतने पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जब उनको पता लगा कि आप गांव में जाके ऐसे काम करने लगे, तो वो लोग आपसे कैसे रिएक्ट करते थे? और दूसरी बात है, जब आप इस फील्ड में आए हो और गांव में जाके, घर घर में जाके जो भी काम आप कर रहे थे, उस वक़्त आप कैसे फील करते थे? देखिए, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, जब उनको पता चला कि मैं सरपंच बनी, तो मुझे जिनके कॉन्टेक्ट्स मतलब में मैं नहीं भी थी, उन लोगों के भी मेरे पास फ़ोन आए और मुझे बधाइयाँ दी, और उनको बहुत खुशी हुई, और उन्होंने कहा कि नीरू, तुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी, तो मैं आपको बता दूं, मुझे मोस्ट हेल्पफुल गर्ल का अवार्ड मिला था मेरे हॉस्टल में। क्योंकि मैं वो अवार्ड हमारे हॉस्टल में पहली बार ही बना था, और वो मुझे ही मिला था, कि स्पेशल मेरे लिए बनाया गया था वो, कि आज से पहले कभी नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा, तू तो हॉस्टल टाइम से ही सबकी मदद करती थी बहुत ज़्यादा, और तू बहुत सही, मतलब भगवान ने ही तुझे जो है, तूने सोचा नहीं था कभी, बट भगवान ने तुझे इस चीज़ के लिए तुझे मौका दिया है कि तू लोगों की सेवा करे, लोगों की समस्याओं का समाधान तू करे। तो तू बहुत अच्छे से अपना काम करना, और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। तो वो सब बहुत खुश हुए। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा तू क्या करेगी, क्यों बढ़िया, लेकिन सब ने ऐसा कहा, नीरू बहुत अच्छा है। बहुत बड़े बड़े IAS तक सरपंच बनने का सपना देखते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद एक बार गाँव के सरपंच जरूर बने। इनफैक्ट एक उसमें कार्यक्रम में मैं गई थी, जहाँ किरण बेदी जी ने भी ये कहा था कि मैं जो है सरपंच जरूर बनना चाहूँ, मुझे मौका मिले तो बहुत अच्छा तुझे मौका मिला है। और दूसरी बात, जब मैं घरों में जाती हूँ, जैसे कि आपने बताया सीनियर सिटीजन का, आपने बताया, मैंने अपनी पंचायत के अंदर पंचायत आपके द्वार एक हमने स्कीम चलाई हुई है, जिसमें जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पेंशन लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, घर बैठे उनको पेंशन निकाल के देना, उनके और भी कोई भी सरकारी योजनाओं का जो है उनको घर बैठे हम सुविधा दे, ऐसा हमने अपनी पंचायत में किया हुआ है। तो काफ़ी मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है जब मैं लोगों की समस्याओं के समाधान करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे 5 साल का समय मिला है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूँ, और जब आप अच्छा करते हो तो शायद जाहिर सी बात है भगवान भी आपका साथ देता है।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवालों का। और हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अपना आसमां में उड़ान भरती हर महिला इस ज़िंदगी को और खूबसूरत बना देती है और अपने परिवार का नाम रोशन भी करती है। अगर आपको अपने गाँव में एक बदलाव लाना है तो क्या बदलाव है? मेरे गांव में अगर मुझे मौका मिले एक बदलाव लाने का, तो पहला ये है कि जो महिलाएं हैं वो खुद इतना सक्षम हो कि उनको अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड ना होना पड़े। कोई भी लड़की अपने आप को इतना कमज़ोर ना समझे कि उनके पेरेंट्स जब उनको फोर्स करें कि शादी कर लो, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकें कि नहीं, मुझे कुछ करना है, अपना अस्तित्व बनाना है, मुझे अपना आसमां देखना है। क्या बात जी। अपना आसमां में एक अंतिम बदलाव जो आप अपने गाँव में करना चाहेंगी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं मेरे गांव में जो बदलाव लेके आना चाहती हूँ वो ये लेके आना चाहती हूँ कि मेरे गांव के बच्चे, महिलाएं, नौजवान सभी शिक्षा हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा करे। महिलाएं हैं वो सशक्त बने, मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, अपना अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य अपना निर्धारित करे, और मेरे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो स्वस्थ रहे, मेरा गांव है वो हरा भरा और क्राइम फ्री रहे। वो क्या बात है। टीवी सेट के उस पार आपको कई महिलाएं सुन रही हैं और आपका एक छोटा सा संदेश जरूर चाहेंगी जिंदगी के नाम, इस प्यारी सी जिंदगी के नाम, एक आपका छोटा सा संदेश। जी, मेरा संदेश यही है कि जो मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन होना था। तो वहाँ पे जैसे कई सारे जो मतलब मेरी क्लास के मेनली जो लड़के थे वो इच्छुक थे इसको लेने के लिए, तो लड़कियाँ कोई भी आगे नहीं आ रही थी। तो मैंने मतलब थोड़ा मेरे मन में आया, लेकिन फिर एक मतलब मेरा दोस्त ही था, उसने कहा कि यार मुझे मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तू ले ले। लेकिन किसी ने मेरे को ये कहा कि ये सरपंच तो बनी नहीं, ये अब डिपार्टमेंट को क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो वो चीज़ ना मेरे दिल में चुभ गई, बहुत भयंकर बुरी लगी मुझे। मैंने कहा कि ऐसा कैसे सोच सकते हो, जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो विदेशों में हमारे देश को रिप्रेजेंट करें, ये तो एक छोटे से डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने की बात है। तो मैंने अपना नॉमिनेशन भर दिया और मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई। मैंने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉमर्स डिपार्टमेंट को। तो मेरा यही संदेश है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ये लड़की है क्या कर लेगी, ये महिला है क्या कर लेगी, तो उनको हमें गलत प्रूव करना है कि जब एक महिला बच्चे को, अपने परिवार को, कहते हैं ना कि जब एक लड़की या बेटी पढ़ती है तो वो सिर्फ एक जनरेशन को ही नहीं, आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को पढ़ाती है, और उसके साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने मतलब जैसे ससुराल है वहाँ का भी विकास होता है। तो महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे इलेक्शन में मेरा एक वो था, जो लोगो था कि अब नया बनाओ कोई नया किस्सा, समाज में दो बेटियों को हिस्सा, तो बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं तो इस चैनल के माध्यम से एक ही संदेश दूंगी मेरी जितनी भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को, कि हमें अपने जीवन के अंदर मौके बहुत कम मिलते हैं और मुश्किलें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और जब भी आपको मौका मिले तो उस मौके पर आप खरे उतरिए, आगे बढ़िए, और अपना हक है आपको मांगने से कभी नहीं मिलेगा, उसको छीनने का आप दम रखिए। क्या बात है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जब भी कोई भी मौका लाइफ में मिले तो उसको पूरा अपना 100% दीजिए और आगे बढ़िए। मौका मिलता नहीं, मौका लेना पड़ता है, और इसी के साथ आपने ये मौका लिया और आपने कदम बढ़ाया। आप दोनों आज यहाँ आई, आपने अपने सफर को साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपका भी धन्यवाद, और टीवी सेट के उस पार हर महिला का धन्यवाद जो अपने आप में हर खूबसूरत काम कर रही है और इस पूरे संसार को बहुत खूबसूरती से चला रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ये महिलाएं सिर्फ चुनाव नहीं जीतती, ये विश्वास जीतती हैं। गांव की गलियों से उठकर ये बदलती हैं सोच, सिस्टम और समाज की। अपना आसमां में सलाम करते हैं इन ज़मीनी शख्सियतों को जिनके पंख किताबों से निकले और उड़ान पंचायतों से आगे तक गई, क्योंकि जब नारी ठान ले तो वो इतिहास नहीं भविष्य लिखती है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। कहाँ बादलों से जुड़ूं, इधर से ज़मीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।